Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel Learn Mathematics with Jaya Ghosh। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केस स्टडीज की। केस स्टडीज जो आपके 10th के पेपर में इंक्लूड हुआ है। इस साल के पैटर्न में सीबीएसई ने केस स्टडीज को भी इंक्लूड कर दिया है। देखो, मुझे लगता है कि उसके पीछे का जो उनका लॉजिक है वो ये है कि क्लास 10th ऑनवर्ड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप लोग अभी से केस स्टडीज पे ध्यान देंगे तो आप लोगों का जो अप्रोच है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आएगा कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत इजी होता है क्योंकि पैराग्राफ फॉलोड बाय द क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो उस पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे, कहीं भी बाहर से नहीं आने वाला। तो आपको बस उस पैराग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है और सबसे जरूरी बात कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके सेक्शन 2 में केस स्टडीज पे बेस्ड, इसमें आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ फिगर देख के आप बता दोगे कि इसका आंसर ये होगा। आपको कहीं भी कोई एफर्ट ज्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और ये 16 मार्क्स को आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेक्शन 2 का जो केस स्टडीज के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे होंगे। और उसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अब इसके बाद पार्ट बी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगी, तो वो सॉल्यूशंस आपसे मिस ना हो जाए इसके पहले आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हम लोग सेक्शन 2 के क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन केस स्टडीज। यहाँ पे टोटल 4 केस स्टडीज दी हुई है। हर एक केस स्टडीज में आपके 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बहुत ही स्कोरिंग है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें टोटल 16 मार्क्स के लिए हम लोग यहाँ पे सेक्शन 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चंस। ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि एक the diagram shows the plan for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The 4 walls of a sunroom are square. तो 4 walls कहाँ पे हैं? 1 2 3 and this one, ये इसके नीचे वाला, ये वाला, ये 4 walls of the sunroom are square. Clear glass panel. The roof is made using, जो इसका रूफ है वो बना हुआ है 4 ट्रेपेजियम शेप ग्लास से। ठीक है, ऑल आर द सेम साइज और एक टिंटेड है। टिंटेड कौन सा है और ये इसकी खासियत क्या है कि ये हाफ अ रेगुलर ऑक्टागन है। यहाँ पे लिखा भी है हाफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो अगर इसका हम टॉप व्यू देखेंगे तो क्या हमें दिखेगा? हमें ऐसा कुछ दिखेगा कि 4 जो है वो ट्रेपेजियम के शेप में है विच आर ऑफ सेम साइज, और एक जो है वो हाफ ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन के शेप में है। ठीक है, तो ये आपका टॉप व्यू हो गया और ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अगर हम ये जो फिगर है, इस फिगर को अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू हमें ऐसा दिखेगा। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का ए पार्ट, रिफर टू टॉप व्यू, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जे 617 एंड आई 916। देखो ये करने के लिए तो फिगर की जरूरत नहीं है, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर 2 पॉइंट पता है तो देखो, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो 6 जो है यहाँ पे 6, x1 इज इक्वल टू 6 है, x2 इज इक्वल टू 9 है, फिर y1 इज इक्वल टू 17 है और y2 इज इक्वल टू 16 है। फॉर्मूला में अप्लाई करो 6 प्लस 9, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। 6 प्लस 9 15, 15 बाई 2 एंड 33 बाई 2, ये आपका आंसर है। अब देख लो कि आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट देखते हैं, रिफर टू टॉप व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसी व्यू की बात कर रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस कहाँ पे है? ये है वाई एक्सिस आपका, ये जो है ये दिया हुआ है आपका वाई एक्सिस और ये आपका दिया हुआ है एक्स एक्सिस। तो फिगर में देख लेना, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये पूछ रहा है कि पॉइंट पी जो है वो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसको हम काउंट कर रहे थे तो हमें ये 4 मिला था। इट मीन ये चीज हमें ये काउंट करना होगा, ये वाली लाइन वाई एक्सिस से 4 मीटर की दूरी पर है। ओके, so this is your required answer. Question number C. Refer to the front view. The distance between the point A and S is. देखो A आपका यहाँ पे है और S आपका यहाँ पे है।
तो ये पूछ रहे हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। इसको मैंने काउंट किया था, काउंट करने पर आंसर 16 आ रहा था। देखो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी किसी वीडियो में यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज करता हुआ दिख जाएगा, बट यहाँ से अगर हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं तो वो इजिएस्ट मेथड होता है। हम यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लगाने जाएंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए हमें आगे और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये डायरेक्ट बस काउंट कर लो। काउंट करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे 16 यूनिट का डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस इज 16 यूनिट। इट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point A and B in the ratio 1:3 internally। ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जहाँ पे कि हम लोग लाइन को इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करते थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पहले ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई के लिए जो पॉइंट निकला था वो आया था 1:8। 1:8 कहाँ पे आया था, ये हमारा ए था। देखो फ्रंट व्यू की बात किया है तो यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट्स निकालो और फिर बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। बी कहाँ पे है, ये है। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, एक्स पे वाई और वाई पे, इसको काउंट कर लो कितना होगा। 0 से काउंट करना स्टार्ट करो। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया ए का कोऑर्डिनेट्स 1:8 और बी का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, इसको काउंट करोगे तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कॉमा और ये 10, तो एक्स एक्सिस पे 5 एंड वाई एक्सिस पे 10। इट मीन्स बी का कोऑर्डिनेट जो हुआ वो हुआ 5:10। इट मीन्स जो बी का कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ 5,10। देखो अब यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 1 हो गया, x2 5 हो गया, y1 8 हो गया और y2 10 हो गया। और m और n की वैल्यू m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि इंटरनली डिवाइड हुआ है 1:3 के रेशियो में, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 m प्लस n। ये x के लिए, ये y के लिए my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। ये y के लिए हमें सब कुछ ऊपर दिया हुआ है, इसको फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकाल दो, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 8/4 विच इज इक्वल टू 2 एंड y की वैल्यू आ गई 34/4। डिवाइड कर लो, आंसर डेसिमल में आएगा। इसको मैंने डिवाइड किया था, आंसर आया था 8.5। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट पार्ट है ये। रिफर टू द फ्रंट व्यू इफ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द Q 9,8 एंड S 17,8 देन। अच्छा, अब हमें इक्वेशन बतानी है। देखो ये फिगर है, पॉइंट पी एक्स वाई जो है वो Q और S से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए हमें फिगर की जरूरत नहीं है। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ये इक्वेशन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये फिगर ड्रॉ कर दिया, पी क्यू और पी एस कहाँ से निकलेगा ये, इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इस पे, पी क्यू पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर पीएस पे लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला और उसको इक्वेट करवा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब पहले इस पे लगाओ, पी क्यू पे लगाओ, फिर पीएस पे लगाओ, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से क्या होगा कि आपका जो स्क्वायर रूट का सिंबल है वो हट जाएगा। वो हट जाने के बाद ये दो टर्म्स दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्वेश्चन और इजी हो गया, सॉल्व करना और इजी हो गया। x माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 का स्क्वायर, दोनों में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद देखो कि क्या क्या कट रहा है। यहाँ से 16x इज इक्वल टू 208 और x इज इक्वल टू 13 आया था, सो इट गिव्स x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 13 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन मिली थी। इट मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आए हुए हैं। सिर्फ दो फॉर्मूला इसमें यूज हुआ था, एक इंटरनल वाला और एक डिस्टेंस फॉर्मूला। सो अगर दोनों फॉर्मूला आपको आता है तो उस चैप्टर से 4 मार्क्स आपके इजिली स्कोर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी। ये आपके सिमिलरिटी चैप्टर के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो होंगे पांचों एमसीक्यू वो इसी चैप्टर से आए हुए होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात कि स्केल फैक्टर क्या होता है। स्केल फैक्टर देखो, अगर हम किसी नेगेटिव से कोई फोटो डेवलप करते हैं तो वो हमारी मर्जी कि उसको हम पासपोर्ट का साइज का बनवा दें या A4 साइज का बना दें। इट मीन्स कि हम फोटो को छोटा या बड़ा, सेम फोटो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्केल फैक्टर। और स्केल फैक्टर की जो फोटो होती है वो सिमिलर होती है,
सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस आई होप आप सबको पता होगा कि दीज आर सिमिलर फिगर, और कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, जो एक के ऊपर एक बिल्कुल बैठ जाए, ओवरलैप कर जाए, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। तो देखो सिमिलर फिगर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसको अगर हम रोटेट कर दें तब भी उसका शेप और साइज नहीं चेंज होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर दें, मिरर इमेज बना दें, तब भी उसका शेप एंड साइज जो है वो चेंज नहीं होगा, या उसको ट्रांसलेशन कर दें, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख दें, उसको स्लाइड कर दें, तब भी उसके शेप और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलर फिगर की ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखते हैं इसके ऊपर बेस क्वेश्चन। अ मॉडल ऑफ ए बोर्ड इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। देखो मॉडल जो है वो हमेशा ओरिजिनल से छोटा होता है, तो ओरिजिनल और मॉडल 1:4 तो छोटा होता है। मॉडल कहाँ पे जाएगा, मॉडल वन, मॉडल के नीचे 1 लिखोगे और ओरिजिनल के नीचे 4 लिखोगे, क्योंकि मॉडल जो होता है वो हमेशा छोटा बनता है। अगर शिप है, बड़ी से शिप है, तो उसका मॉडल हमेशा छोटा बनेगा। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो यहाँ पे इन्होंने ये लाइन दी है बट इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर दो इस लाइन को। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बोट की जो फुल साइज है वो है 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल ऑफ मॉडल। तो यहाँ पे जो फुल साइज बोट है उसका जो विथ है वो 60 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, और हमें ये बताना है कि मॉडल का विथ कितना होगा। तो देखो यहाँ पे कितना रेशियो आ रहा है, ये रेशियो है 15 टाइम्स। जो स्केल फैक्टर है वो 15 टाइम्स है, तो 1 का 15 टाइम्स कितना होता है, 15 होता है। इट मीन्स जो मॉडल की विथ है वो आपकी 15 सेंटीमीटर होगी। इसको ऐसे भी निकालो स्केल फैक्टर से, 4/60 इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलेगा, इंटू 4 इज इक्वल टू 60। क्रॉस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/4 इज इक्वल टू 15। सो हेयर योर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। They are flipped horizontally, they are directed by a scale factor, they are translated down, they are not the mirror image of one another. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो सिमिलरिटी फैक्टर होती है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में दिखा हुआ था कि वहां पे रिफ्लेक्शन भी काम करता है। इट मीन्स दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और यहाँ पे दिया है दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। इट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग। तो यहाँ से आपकी सिमिलरिटी फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। If two similar triangles have a scale factor of A is to B, which statement regarding the two triangle is true? देखो अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनका स्केल फैक्टर जो है वो A is to B है, तो अगर वो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी हर एक चीज आपस में सेम रेशियो में होंगी। इट मीन्स देयर एल्टीट्यूड जो होगा वो भी सेम रेशियो में होगा। ओके, और सब जगह देखो रेशियो अलग अलग हो जा रहा है, यहाँ पे 3A:B, यहाँ पे A/2:B, A²:B², तो ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। तो एल्टीट्यूड भी आपकी A:B में ही डिवाइड होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। द शेडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ ए ट्री 12.5 मीटर हाई इज। तो शेडो ऑफ स्टिक जो है, 5 मीटर स्टिक का जो शेडो है वो 2 मीटर है। 5 मीटर स्टिक का शेडो जो है वो 2 मीटर है। हाइट ऑफ द स्टिक हमें दी है 5 मीटर, और उसका शेडो जो है वो 2 मीटर है। 5 और 2, वो पूछ रहे हैं कि हाइट ऑफ ट्री जो है वो हमें पता है और हमें शेडो ऑफ द ट्री निकालना है। यहाँ पर भी स्केल फैक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाइट ऑफ द ट्री अपॉन हाइट ऑफ द स्टिक इज इक्वल टू शेडो ऑफ ट्री अपॉन शेडो ऑफ स्टिक। तो हमें जो जो चीजें गिवन है वो इसमें पुट कर लो। हाइट ऑफ द ट्री गिवन है, हमें हाइट ऑफ द स्टिक गिवन है, शेडो ऑफ ट्री हमें नहीं पता है, उसको एस से सपोज कर लिया, और हमें शेडो ऑफ द स्टिक पता है। फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकाल दो, तो हमें शेडो ऑफ द ट्री जो होगा वो आएगी 5 मीटर। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिफ्थ में है, बिलो यू सी ए स्टूडेंट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट द attached floor ABCD is a model is a square, the beams that support the roof of the edges of a rectangular prism दिया हुआ है। E is the mid point of, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। E is the middle of AT and F is the middle of BT, G is the middle of CT and H is the middle of DT। ठीक है, देखो E is the mid point of AT and F is the mid point of TB या BT।
ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईएफ। ईएफ क्या है, ये वाली, हमसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है। वेयर ईएफ इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक। देखो हमें ए बी की लेंथ दी है। देखो बाय मिड पॉइंट रूल ये होता है कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट जो है उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे और वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए तो वो थर्ड साइड की हाफ भी होती है। इट मीन्स ए बी जो है वो तुम्हारा 12 है और ये जो है ये लाइन ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ शुड बी हाफ ऑफ ए बी। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है। इट मीन्स ई एफ कितना हो जाएगा, 6। तो ई एफ की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है तो आप लोग इसको यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Application of parabolas. Highway overpasses, underpass. A highway underpasses is parabolic in shape. Okay. तो U शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं इसका। ये आपका अगर केस स्टडी की बात करें तो ये आपकी चैप्टर 2 से लिया गया क्वेश्चन। ये उसी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं। ये उसी का क्वेश्चन है। इफ द हाईवे ओवरपास is represented by the equation x square minus 2x minus 8 then its zeros are। देखो हमें यहाँ पे जीरो निकालनी है तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जीरो निकाल दो। जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जीरो के से इक्वेट करवाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद फिर 8 के ऐसे दो फैक्टर करो कि उनका मल्टीप्लाई जो होगा वो 8 होगा और प्लस या माइनस करने पर हमें 2 मिल जाए। तो सिंपल है, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर 8 हुआ और 4 माइनस 2 ये हमें 2 मिल गया। ओके, तो हमने यही दो फैक्टर किए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व किया है तो हमें इससे दो रूट मिल गए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें दो जीरोस मिल गए, 4 एंड माइनस 2। ठीक है, 4 एंड माइनस 2 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, द जीरोस ऑफ अ polynomial can be expressed graphically. Number of zeros is polynomial is equal to the number of points where the graph polynomial intersect. हम लोग क्या करते थे, जब याद है चैप्टर 2 में हम लोग जब करते थे, जहां पर भी x एक्सिस में जिस जिस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट होता था तो उतने जीरोस होते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। जीरोस हम लोग कहाँ से निकालते हैं, हमेशा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस के लिए जीरोस निकालते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 में गिवन है, एक बार फिर से देख लेना वहां पे। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये कौन सी शेप होती है जो ऊपर की शेप दी हुई है, हमेशा पैराबोला होती है। क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा पैराबोला की शेप आती है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स हो जाते हैं या उससे भी कम सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। तो ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और स्कोर करो नंबर। क्वेश्चन नंबर डी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड द सम ऑफ द जीरोस इज 0 इज। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जहां पे कि हमें एक जीरो की वैल्यू पता है और सम ऑफ द जीरो कह रहा है वो 0 है। तो हमें ये गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स। लेट अल्फा एंड बीटा जो होंगे वो टू रूट्स होंगे, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक लाइन ये लिख देना। फिर गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यहां से हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बीटा इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, क्योंकि हमें सम ऑफ द जीरोस से पता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, -36। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, 6 इंटू -6 इज इक्वल टू -36। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमने निकाल ली है, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकाल दो। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी आ रही है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है।
तो इट मीन्स उतने ही जीरो होंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द हाईएस्ट पावर इट्स डिग्री। ठीक है, डिग्री के बराबर होती है। तो गिवन इक्वेशन में जो डिग्री दी हुई है हाईएस्ट डिग्री वो 2 होगी, तो इट मीन्स वहां पे जीरो भी तुम्हारे 2 होंगे। सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट केस स्टडी ऑफ योर पार्ट ए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। स्टॉप वॉच वॉज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर रेस। तो यहाँ पे टाइम इन सेकंड्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, कि 100 मीटर रेस को कवर करने के लिए कितने स्टूडेंट्स ने कितना टाइम लिया। 8 स्टूडेंट्स ने 0 टू 20 सेकंड का टाइम लिया है, 10 स्टूडेंट्स ने 20 टू 40 सेकंड का टाइम लिया है। तो इस तरह से इन्होंने एक टेबल दे दी है। ये बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, तो उसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी से और इजिली हो जाएंगे। एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। मीन क्या होता है? मीन होता है समेशन ऑफ एफ एक्स होल अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ, देखो ये एक टेबल बना लो इसके लिए। टाइम हमें ऑलरेडी गिवन था 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। एफ ऑलरेडी गिवन है 8, 10, 13, 6, 3। तो ये जो दो कॉलम है ये मैंने ऊपर से ही कॉपी कर लिया था। एक्स क्या होता है? एक्स होता है तुम्हारा 0 प्लस 20 अपॉन 2। कितना होगा? 20/2 इज इक्वल टू 10। ये यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। आगे देखो 20 प्लस 40 अपॉन 2 60। 20 प्लस 40 60 हुआ, 60 अपॉन 2 30। यहाँ से ये 30 आ गया। 40 प्लस 60 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 50। ये 50 हो गया। 60 प्लस 80 140, 140 डिवाइडेड बाई 2 70। और एट द एंड 80 प्लस 100 180, 180 डिवाइडेड बाई 2 90। तो इसको ऐड कर लिया। देखो एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स ये यहाँ पे आएगा। एफ इज इक्वल टू 40। इसको ऐड करेंगे तो 40 आएगा। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 10 80, 10 इंटू 30 300, 13 इंटू 50 650, 6 इंटू 70 420 एंड 3 इंटू 90 270। इस पूरे को ऐड करोगे 1720 आएगा। और फिर इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स है 1720 1720 होल अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ कितना आया था? यहाँ से 40 आया था, तो ये 43। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, दिस इज योर आंसर। देखो ये क्वेश्चन जो होता है ये एक नंबर का क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे समेशन ऑफ एफ भी निकालना है, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकालना है। बट अब सीबीएसई वालों ने इसको दे दिया है 1 मार्क्स में, तो करना तो है ही। तो कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कमांड रखो, तभी ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी स्पीड में हो सकते हैं। ओके, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब देखो अपर लिमिट क्या होती है? अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो यहाँ पे पहले देखो कि मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास वो होती है जहाँ पे की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। और इसकी अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट 40 और 60 की अपर लिमिट जो है वो 60 है। देखो कुछ क्वेश्चन अगर बड़े आए हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे आए हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए तो टाइम लगा है, अदरवाइज तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देख लो, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के बाद उसका जो हाईएस्ट नंबर है उस मॉडल क्लास में वो देख लो। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये हमेशा मीडियन के लिए डिटरमाइन करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है वो हमेशा मीडियन बनाने के लिए यूज होती है। मीडियन बनाने डिटरमाइन करने के लिए हमेशा ये टेबल यूज होती है। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास इज। देखो मॉडल क्लास अभी हमने ऊपर से निकाला था। मॉडल क्लास हमारी क्या आई थी? 40 और 60, ये तो थी हमारी मॉडल क्लास जो हमने ऊपर से निकाला था। ठीक है, 40 और 60 आई थी हमारी मॉडल क्लास। और इसका लोअर लिमिट क्या था? इस मॉडल क्लास के लिए लोअर लिमिट था हमारा 40। अब ये कह रहे हैं कि मीडियन क्लास निकालो। अब मीडियन क्लास के लिए तुम्हें फिर से टेबल ड्रॉ करनी होगी। हम लोग मीडियन क्लास ऐसे निकालते हैं, पहले इसका सीएफ निकालो। सीएफ 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 13 31, 31 प्लस 6 37, 37 प्लस 3 40। ठीक है, सीएफ निकल गया। एन 40 था, एन बाई 2 कितना हो गया? 20 हो गया। देखो 20 कहाँ पे लाई कर रहा है? 20 हमारा इस वाले सेक्शन में लाई करेगा, यहाँ पे 20 लाई करेगा। ओके,
तो जो मीडियन क्लास हुआ वो मीडियन क्लास भी 40 to 60 हो गया। मीडियन क्लास भी हमारा 40 to 60 हो गया। मीडियन क्लास जो है वो भी यही हो गया। और इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 40 है, तो 40 + 40 इज इक्वल टू 80। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आंसर मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो यहां से भी देख सकते हो। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। नाउ दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट? तो यहाँ पे देखो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड के पहले कितने स्टूडेंट्स ने रेस कंप्लीट किया था? तो फ्रॉम टेबल 8, 10 और 13। इसके बाद तो 60 सेकेंड से ऊपर हो जा रहा है, तो 8 + 10 + 13 इस पूरे को ऐड कर दो। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 31। 8 + 10 + 13, इट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो ये था आपके पार्ट ए के सेक्शन 2 केस स्टडीज का कंप्लीट एंड डिटेल सोल्यूशन। होप आपको ये केस स्टडीज समझ में आई होगी, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, क्वेश्चन को आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे होंगे। जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चंस के आंसर्स भी निकाल पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट बी के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।